जी पार्टिसिपेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करना है वो है अबाउट द थर्मोकेमिस्ट्री। वीडियो उम्मीद है आप सब लोगों ने देख ली होगी। तो इसके जो है वो क्वेश्चन आज इसको डिस्कस करते हैं। जी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आप इस पर देखें तो जी ये है एन एनर्जी डायग्राम इज शोन बिलो। सब लोग अपने माइक ऑन रखें ताकि थोड़ा सा डिस्कशन में आए। जी एनर्जी डायग्राम बताई गई है, विच इज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? ये रिएक्टेंट बताए हुए हैं, प्रोडक्ट बताए हुए हैं, एक्टिवेशन एनर्जी है। अब अगर ये वैसे तो चैप्टर 11 में हमने इसको डिस्कस करना था, लेकिन यहाँ पे भी आ गया इसका। एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो भी उसकी स्टेट होगी, जो इनिशियल स्टेट होगी, वहां से उसको हाई एनर्जी स्टेट तक जाना है। मतलब कोई भी रिएक्टेंट जो होता है, जब वो उसको हम, चाहे वो एक्सोथर्मी की क्यों ना हो, उसको पहले कुछ ना कुछ हीट देना पड़ती है। तो वो उसकी जो हीट होती है, जो उसको देना पड़ेगी हमें, उसके स्टार्ट से लेके हाई एनर्जी स्टेट तक। अब अगर इस पीक में देखें तो ये इसकी हाई एनर्जी स्टेट है, और रिएक्टेंट में अगर देखें तो रिएक्टेंट ये शुरू हो रहा है। मतलब अगर रिएक्टेंट की देखी जाती फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो हम कहते हैं वाई है, लेकिन उसने क्या कहा है, रिवर्स रिएक्शन। तो रिवर्स के लिए इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट से वापस आपने रिएक्टेंट पे आना है, और जब प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट पे आना है तो फिर आपको प्रोडक्ट भी जो है वो उसके लिहाज से देखना पड़ेगा। तो उसके लिहाज से देखेंगे तो ये x प्लस वाई जो है बी ऑप्शन होगी, बिकॉज उसमें प्रोडक्ट से हाई एनर्जी स्टेट तक आपने जाना है। तो x भी शामिल करेंगे और y भी शामिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, तो फॉर विच आइन द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन likely to be exothermic। जी exothermic to be most exothermic ionic radius। जी कौन सा होगा जिसमें मोस्ट एक्सोथर्मिक होगा? अब देखें, एक तरह की ये बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। हाइड्रेशन का मतलब ये है वाटर के अंदर उसने डिजोल्व होना। अब डिसोल्यूशन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड एक तरह की इंटरेक्शन डेवलप होगी बिटवीन आयन एंड वाटर। और जो ये इंटरेक्शन डेवलप होगी, इसके अंदर जितनी मैक्सिमम इंटरेक्शन होगी उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी की वैल्यू होगी, उतना वो ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा। और जो उसकी इंटरेक्शन है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। एक तो उसका आयन का चार्ज क्या है, ठीक है, उस चार्ज पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा चार्ज होगा, आप ये जानते हैं, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, तो चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेट करेगी। दूसरा जो फैक्टर है वो आयनिक रेडियस का है, साइज का। जितना साइज कम होगा आयन का, उतनी उसकी ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होगी अपोजिट आयन के साथ। तो इट्स मीन, पहले अगर हम चार्ज को देखें तो +2 वाला जो है वो ज्यादा होगा। अब +2 वाली हमारे पास दो वैल्यू है, एक में 0.065 चार्ज है, रेडियस है, और एक में 0.135 है। तो इसमें जो कम रेडियस होगा वो ज्यादा इंटरेक्ट करेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप होंगी उसकी वाटर के साथ, इसलिए उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए हम लगाएंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सर अगर उसमें जी जी सर जी जी सर अगर एंडोथर्मिक मोस्ट एंडोथर्मिक कहा जाए तब भी यही हम देखेंगे ना कि चार्ज टू साइज रेशियो किसकी ज्यादा आ रही है वैल्यू। तब ये एंडोथर्मिक फॉर्मेशन हो रही है। अब देखें क्वेश्चन को समझें,
जब भी अपोजिट आइन के दरमियान अट्रैक्शन होगी ना, वहां एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? इंटरएक्शन या बॉन्ड जहां भी फॉर्मेशन हो रही हो, डेवलप हो रहा हो, बॉन्ड बन रहा हो, वहां एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। एनर्जी अब्सॉर्ब तब होगी, एंडोथर्मिक तब होगा जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो। अब यहाँ पे वो ब्रेक पहले ही हुए हैं, आयनिक फॉर्म में पहले ही है। समझ आ रही बात? एक उसने आइन बताया ना, कायोनाइज हो चुका है, जी वो आइन कौन सा ज्यादा इंटरेक्ट करेगा? अब सिर्फ फॉर्मेशन की है। हाँ, अगर साल्ट लिया होता तो फिर आप देखते कि उसमें वो फिर उसकी बॉन्ड एंडोथर्मिक भी देखते और एक्सोथर्मिक भी देखते और फिर देखते कि कौन सा ज्यादा स्टेबल। ठीक है जी, जी जी क्लियर हो गया ये? जी सर। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखें, इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये जो होती है ये नेगेटिव होती है। हीट ऑफ रिएक्शन जो है, ये अभी वो मेरे से किसी ने पूछा भी था, तो ये कुछ बुक्स में ये कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, एंथैल्पी चेंज और वो हीट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग कंसीडर करते हैं, जबकि हीट ऑफ रिएक्शन ही एक्चुअली एंथैल्पी चेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर। वो एक एक्सप्रेशन भी है, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। तो चेंज इन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है। जी, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन, इसका क्या होगा जी? इनिशियल एंड फाइनल एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। जी, हाँ जी, कुछ इसमें बोलें, क्या समझ आता है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा? डेफिनेटली जी सर करता है। करेगा। टोटल एंथैल्पी जो है वो दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी हम थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम साथ में फिजिकल स्टेट्स उसकी लाजमी बताते हैं, क्योंकि फिजिकल स्टेट चेंज करने से भी उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, तो इसलिए वो भी डिपेंड करता है उस पर भी। उसके बाद डिफरेंट इंटरमीडिएट रिएक्शन, इस पे डिपेंड नहीं करता, इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करता। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट पे डिपेंड नहीं करता। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो भी हो, ओवरऑल जितनी एनर्जी चेंज हुई है बस उसको देखा जाता है। जैसे एसिड लॉ में आप देखा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो तो जो चाहे रूट वो जो मर्जी अपना ले, वो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज में डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। तो नेचर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, इसमें ऑप्शन बी होगी। जी, नेक्स्ट चले। इन द थर्मोडायनामिक्स a process called is called reversible when, रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा? सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद द सिस्टम। जी, सराउंडिंग और सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो। दूसरा, देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, फिर तो उनमें डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। सराउंडिंग एंड सिस्टम चेंज इनटू ईच अदर, ये है इक्विलिब्रियम। सराउंडिंग और सिस्टम जो है वो एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, कुछ चीजें वो सराउंडिंग में दे रहा है, सराउंडिंग से वापस फिर वो सिस्टम में शामिल हो रही है। ठीक है, तो ये इसमें ऑप्शन आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइन हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन? हाइड्रेशन जी, जल्दी जल्दी बता दें किसकी होगी? सर को ये क्यूप्रस। क्यूप्रस। क्यों? सर दो चीजें चार्ज मैंने कहा ज्यादा आपको है और देखनी है। साइज कम है। दो दो चीजें मैंने कहा आपको आपने देखनी है। एक चार्ज और दूसरा साइज। अब कॉपर और मैग्नीशियम दोनों का जो है चार्ज सेम है, तो मैग्नीशियम का साइज कॉपर से कम होता है। मैग्नीशियम में कितने हैं? ये तीसरे पीरियड का एलिमेंट है, बेरिलियम मैग्नीशियम। ठीक है, और जो कॉपर है ये डी ब्लॉक में चला जाता है, ये फोर्थ पीरियड में आता है, और इसका 3D जो होता है वो कंप्लीट होता है, तो ये जो है उसका साइज कंपैरेटिवली उससे ज्यादा होता है।
इसलिए मैग्नीशियम आयन होगा, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस और सिस्टम इज अ स्टेट फंक्शन होता है, ये डेल्टा ई वगैरह हम बात कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, जी। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, चेंज इन द वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, ये गलत है। स्टेट फंक्शन जो है, वर्क कभी स्टेट फंक्शन नहीं है। तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ट्रेवल फॉर्म जो उसको दी जाती। अच्छा जी, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, जी क्या होती है? आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन आपको आती होगी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है कि 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो एलिमेंट इसके कौन से हैं? कार्बन, जो कि सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ए ऑप्शन होगी इसकी, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन। जब कार्बन की कंबस्टन करें तो कंबस्टन की डेफिनेशन भी क्या है कि व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली जब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसके हम रिएक्टेंट देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन होंगे, जिसमें कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होगी। तो इस तरह से ये जो है ये आ जाएगा। इस तरह से अगर नेक्स्ट देखें आप, स्टैंडर्ड नहीं, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द करेक्ट स्टेटमेंट इज, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है जी? फ्री एनर्जी चेंज इज ग्रेटर देन जीरो। हाँ जी, क्या होगा? फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू जीरो। कुछ तो बोले हैं सर, फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, एक मिनट, मैंने शायद वो गिब्स फ्री एनर्जी और वो उसमें मेरा ख्याल है ये नहीं आया। फ्री एनर्जी चेंज इज ग्रेटर देन जीरो, फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। असल में ना ये बीएससी के कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा मैंने इनके फार्मूलाज वगैरह डिस्कस किए थे। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए फ्री एनर्जी जो है वो इक्वल टू जीरो होती है, ठीक है? ये वो उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी हमने वो बात की थी, वो गिब्स फ्री एनर्जी की, उसमें आ जाएगी वो। इसको वैसे ना थोड़ा सा आपने डिस्कस जरूर कर लेना है, उसको कोई बीएससी की बुक से देख लें या कंटेंट कहीं से मिल जाए। तो ये जो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज और ये फ्री एनर्जी, ये वाली टर्म्स जो है ना, इनमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है? इसको जरा जरूर देख लीजिएगा गूगल से सर्च करके, ये इसकी डिटेल थोड़ी सी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड, जी क्या होगा? दो चीजें हैं, या स्पेसिफिक हीट होगी या हीट कैपेसिटी होगी, आपका क्या ख्याल? स्पेसिफिक हीट के लिए अमाउंट फिक्स होती है ना 1 ग्राम, और हीट कैपेसिटी के लिए जो है ये ऑफ अ बॉडी, मतलब कोई भी वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हीट कैपेसिटी इसके लिए हम देखेंगे। अच्छा जी, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग, जी इसके अंदर स्टेट फंक्शन कौन सा है? Q अमाउंट ऑफ हीट, Q ओवर वर्क, Q माइनस वर्क, Q प्लस वर्क। हाँ जी, कुछ पढ़ा है कहीं? डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस वर्क, क्यू पढ़ा था कि प्लस नहीं? क्यू प्लस वर्क। वो क्यू प्लस वर्क, डी ऑप्शन है कि इसके लिए। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन where delta H represents the enthalpy of reaction in kilojoule per mole, the minimum value for the energy of activation will be, हाँ जी, एंडोथर्मिक के लिए एंथैल्पी चेंज जो होगी उसका और एक्टिवेशन एनर्जी का कंपैरिजन बताना। द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगी? डेल्टा एच से कम होगी, डेल्टा एच से ज्यादा होगी,
जी एंडोथर्मिक है ना, तो एंडोथर्मिक में इसने और भी लेनी है। एक तो वो एनर्जी स्टेट पे जाके उसने और भी एनर्जी लेनी है, तो ओवरऑल इसकी डेल्टा एच की वैल्यू जो होगी वो मिनिमम वैल्यू फॉर द एक्टिवेशन एनर्जी विल बी मोर देन डेल्टा एच, क्योंकि इसने रिलीज कम करनी है, चाहिए इसको ज्यादा। तो ये वाला इसमें आएगा ऑप्शन बी। जी नेक्स्ट पढ़ें। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल ऑफ for aqueous chloride ion to form following data। हाँ जी, एक्वस क्लोराइड आयन कैसे निकालेंगे? H2Cl2 बताई गई है, HCl बनता है गैसियस, अगर रिएक्ट करें और गैसियस ही बने। HCl वाटर में डिजोल्व करें गैस को तो ये एक्वस बन जाता है और क्लोराइड एक्वस बन जाता है। क्या करेंगे जी? फॉर एन एक्वस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस क्लोराइड आयन, ये ना थोड़ी सी आपको मैथमेटिकल चीजें हैं, कुछ ना कुछ आपको थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ता है। अब देखें फॉर्मेशन का मतलब क्या है, क्लोराइड आयन का बनाना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्वस क्लोराइड आयन, मतलब ये जो दूसरी इक्वेशन में क्लोराइड लिखा हुआ है ना माइनस, ये आपने बनाना है। अब ये बनाना है, बनाना किससे? उसके एलिमेंट से, और एलिमेंट है उसके क्लोरीन, हाफ क्लोरीन है, ठीक है, उससे ये बनाना है। अब ऊपर वाले रिएक्शन में देखें तो क्या बन रहा है, पहले गैस बन रहा है और गैस जो है वो आगे चेंज हो रहा है क्लोराइड आयन में। तो गैस वाले में रिएक्शन क्या है, जो वैल्यू चेंज हो रही है वो -92 है। अगर आप देखें इसका, तो क्लोरीन के हिस्से में कितना आएगा? 2 HCl है ना, एक H और ACl, तो एक क्लोराइड के हिस्से में कितना आएगा? इसका हाफ, ठीक है। उसके बाद आपने आयोनाइज किया है, तो और आयोनाइज करने में भी जो ये वैल्यू है इसको आप शामिल करेंगे, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? हाँ जी, इस दोनों इक्वेशन को आपने ऐसे अरेंज करना है कि आपके पास एक तरफ क्लोरीन बच जाए और दूसरी तरफ क्लोराइड आयन बच जाए। इसको इस तरह से अरेंज करना है। अब कैसे करना है ये थोड़ा सा देखें। क्या इन दोनों इक्वेशन को आप प्लस करें, दोनों इक्वेशन को प्लस करें तो क्या हासिल होता है? रिएक्टेंट वाले रिएक्टेंट साइड पे प्लस कर लें, प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट साइड पे प्लस कर लें। रिएक्टेंट वाली साइड पे वाटर आएगा, HCl भी आएगा, और प्रोडक्ट वाली साइड पे HCl भी है और हाइड्रोजन आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है। कुछ आप बोल ही सर नहीं रहे। HCl से कैंसिल हो जाएगा। HCl से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या बचेगा? सर एक तो क्लोरीन बचेगा, दूसरा वाटर बचेगा, और सर हाफ ये H2 भी कैंसिल हो जाएगा सर, हाफ हाफ H पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? इधर सिर्फ हाँ क्लोरीन और इधर सिर्फ क्लोराइड आयन, क्लोराइड, ठीक है। इन और दोनों वाटर भी वैल्यूज को बचेगा उधर प्लस से। करेंगे तो क्या बचेगा? वाटर तो उसका मीडियम है ना, हमने उसको डिसॉल्व कर दिया, जी ठीक है। तो दोनों वैल्यू, दोनों इक्वेशन को प्लस किया है ना, इसलिए दोनों ये वैल्यूज भी प्लस होंगी, तो ये क्या बन जाएगा? जो इनको प्लस करने से वैल्यू आएगी माइनस माइनस में, -167। 67, सी ऑप्शन है, ठीक है। मतलब आपने ये जो है ना इस तरह के ये न्यूमेरिकल चैप्टर 7 की एक्सरसाइज में आखिर में 5-6 न्यूमेरिकल इस तरह के दिए हो,
ये अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको कोई भी हेल्पिंग बुक लेके उसको देखिएगा कि उसने कैसे सॉल्व किए हुए। मतलब एक इक्वेशन आपको चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाली जो इक्वेशन है उसमें आपको रिएक्टेंट वाली साइड पे क्लोरीन चाहिए और प्रोडक्ट वाली साइड पे क्लोराइड आयन चाहिए, क्योंकि एक्वस क्लोराइड आपने बनाना है, लेना आपने क्लोरीन है, वाटर आपने मीडियम के तौर पर यूज करना है। तो आपने इन्हीं इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज करना है, प्लस माइनस करना है कि आपकी वो फाइनल इक्वेशन हासिल हो जाए। उसी तरह आप उनकी वो एनर्जीज भी साथ साथ जो है वो प्लस माइनस करते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 एंड नाइट्रोजन आर Q1 Q2 एंड Q3। जी, डेल्टा एच ऑफ क्या होगी जी इस रिएक्शन की N2 प्लस H2 और प्रोडक्ट में क्या बन गया NH3 बन गया, इसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, क्या करेंगे? 2Q1 वाली होगी सर, सी ऑप्शन। 2 क्यों है? सर वो अभी नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एक नो मोल है, पीछे कोएफिशिएंट तो 1 है ना, ये 2 तो उस फार्मूला का हिस्सा है, ये 2 जो है ये फार्मूला का हिस्सा, ये N2 पढ़ा जाएगा, जो पीछे कोएफिशिएंट होता है वो पावर बनती है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो ये तो अकेला क्यों आएगा ना, क्योंकि एक ही है, ये 3 क्यों आएंगे, क्योंकि N2 की हीट उसने बताई है, N2 है ना, ये N2 ही लिखा हुआ है। अगर स्टेटमेंट में देखें दो नाइट्रोजन है ना आपस में जुड़े हुए, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना है, और इसके लिए जो एनर्जी है वो Q जो है वो Q2 है, Q3 सॉरी Q3 है, Q3 Q3 है। इसी तरह H2 के लिए कौन सी है? Q2 जी नहीं है, तो H2 है कितने? जी 3, तो ये 3 3 मोल। क्यों होगा? ये 3 दफा हो जाएगी, ये एनर्जी 3 दफा, 3 टाइम ये चाहिए होगी, ये 1 टाइम ही चाहिए। और अमोनिया जो है उसकी एनर्जी क्या है? अगर आप देखें तो Q1 है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और अमोनिया में कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं? 3 3, और पीछे उसके साथ 2 भी है, 2 मोल तो 2 को 3 से 6। मल्टीप्लाई तो कितने हो जाएगा? 6, तो NH के 6 हो जाएंगे, ये ऑप्शन क्या आएगी? बी, Q3 3Q2 और 6Q1। ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, आप देखें इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो यही चीजें जो हैं ऐसे क्वेश्चन मेरिट बनाते हैं। जो सीधे सीधे होंगे ना रट्टे वाले, वो तो सब लोग ही कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली आपने चीजें जो है वो देखनी है। To determine the enthalpy of reaction indirectly, which of the following is used? जी, इनडायरेक्टली फाइंड करने के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं? अब ये तो बता दें। हेसिस लॉ। हर्षद राय, एक बीबी बोल रही है, बाकी जो है वो गुमसुम सुम बुकम। क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जी, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी मैंने बताया था, ये मैंने बताया भी था कि कितनी होती है वीडियो में, वीडियो जिसने देखी है उसको आइडिया होगा। गिब्स पॉजिटिव फ्री होती है एनर्जी ना। ए अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर लेस देन 0 हो तो स्पॉन्टेनियस, और 0 पे हो तो इक्विलिब्रियम पे, वो बात हम कर चुके थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, यही ठीक है। क्यू वी जो होता है वो डेल्टा ई के इक्वल होती है, और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, ये भी सही नहीं है, इसको वो पूरी एक्सप्रेशन नहीं लिखा हुआ, या तो वी डेल्टा पी भी साथ लिखा हुआ, तो फिर हम करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, the value of enthalpy change for the process represented by the equation। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसीय आयन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? जी, ये कौन सी एंथैल्पी चेंज होगी?
कोई नहीं बोलेगा। मैं किसी का नाम ले दूं? देखें, दो चीजें, एक तो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो कोई भी चीज उसके एलिमेंट जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है उससे गैसियस एटम बनाने हो तो वो होती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। दूसरा, ये गैसियस एटम नहीं है सिर्फ, उससे आगे आयन भी बना हुआ है, तो गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो वो कौन सी होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज वेल एज या प्लस जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। दो चीजें हैं ना, एक तो सॉलिड से गैसियस में गया है, दूसरा गैसियस से वो आयन में गया है, तो इसलिए ये दोनों एंथैल्पी जो हैं वो प्लस होंगी। गैसियस एटम में कन्वर्ट करना एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाता है, और उससे आयन में चेंज करना आयोनाइजेशन एनर्जी हो, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन भी उसको हम बोलते। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक? कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। हाँ जी, एंडोथर्मिक होता है कि नहीं? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कैल्शियम प्लस वाटर। एंडोथर्मिक सर कौन सा होगा? जी, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। अल्लाह के बंदो, स्टीम को ठंडा करें तो क्या होता है? स्टीम को कंडेंस करते हैं तो हाई एनर्जी जो उसकी होती है वो निकल जाती है, ठंडी होती है। जब भी फाइनल टेम्परेचर कम हो रहा हो तो इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक होता है, वो एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। जब भी प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा हो, बढ़ रहा हो, तो वो एंडोथर्मिक होता है। इसके अंदर कंडेंसेशन ऑफ स्टीम में भी एनर्जी निकालेंगे तो वो स्टीम जो है वो कंडेंस होगी। अगर एनर्जी उसकी नहीं निकलेगी, स्टीम से एनर्जी नहीं लेंगे, तो वो कंडेंस नहीं होगी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर में भी वाटर को ठंडा करना पड़ेगा, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो निकालनी पड़ेगी, फिर वो फ्रीज होगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ये खुद से नहीं होता, करंट देना पड़ेगा। अब इस फॉर्म में हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको दे रहे हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ब्रेक हो रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। बाकी जितने भी है मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन एलिमिनेट होती है। आमतौर पे आपने पढ़ा है वो उसको आग भी लग जाती है, मेटल जो है जो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी। ठीक है जी। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम इज ऑब्टेन्ड। एटमाइजेशन ऑफ सोडियम उसको क्या बोलेंगे? हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, बोथ ए एंड बी। एटमाइजेशन क्या होती है जी? वेपराइजेशन होगी, सॉलिड से गैसियस में कन्वर्ट होगी। सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में कन्वर्ट हो वो तो लिक्विड सब्लिमेशन होती है। हाँ जी, ये है लिक्विड से गैसियस में वेपराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड में फ्यूजन। अब इसने कहा है जी एटमाइजेशन। एटमाइजेशन होता है किसी भी मैटर का, मटेरियल का या एलिमेंट का जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है ना, उससे गैसियस फॉर्म में लेके जाना। अब सोडियम है तो सोडियम हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, मतलब पहले हमें उसको फ्यूज करना पड़ेगा, फ्यूज करने के बाद उसको वेपोराइज करेंगे, फिर जाके वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लिहाजा फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन ये दोनों इसमें है। ठीक हो गया जी? एटमाइजेशन की डेफिनेशन है ना, गैसियस एटम आर फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। डेफिनेशन पढ़ी है किसी ने बुक से? अच्छा नहीं पढ़ी, चले। हीट अब्जॉर्ब, आज ऐसा लग रहा है जैसे आप केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं छोड़े। हीट अब्जॉर्ब आर इवॉल्व ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। जी क्या होता है? एक एक्सप्रेशन भी है, डेरिवेशन, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी। डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी होता है, तो इट्स मीन अमाउंट ऑफ हीट जो कांस्टेंट प्रेशर पे निकलती है वो डेल्टा एच के इक्वल होती है। बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमिन द
एंथैल्पी ऑफ सबलिमेशन, आयोनाइजेशन, कंबस्टन। डी ऑप्शन है कि कंबस्टन। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द, जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट। एक्सोथर्मिक रहा, क्या था स्टेटमेंट, क्या थी? हाँ जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट कंटेंट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है जी, प्रोडक्ट की हीट ज्यादा होती है रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट इज मोर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। क्या समझते हैं, क्या ख्याल है? रिएक्टेंट्स की ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की कम होती है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये याद रखें कि जो ये होती है ना एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये होती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। जो डेल्टा एच की वैल्यू निकाली जाती है ना, वो एच पी माइनस एच आर, मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर तो ये प्रोडक्ट इज मोर देन रिएक्टेंट, ये ज्यादा हो जाए, इसका मतलब ये है कि इससे यहां जाते हुए इसने कहीं से एनर्जी ली भी है, इसीलिए प्रोडक्ट की एनर्जी जो होगी वो इसके लेने की वजह से ज्यादा हो जाएगी। इसकी अपनी कुछ एनर्जी है, कुछ इसने ली, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, और जब ये ले रहा है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक में क्या होगा कि इसने यहां से यहां जाते हुए कुछ एनर्जी रिलीज करनी है। अब सपोज इसकी 50 थी, 10 इसने रिलीज कर दी, तो बाकी इसकी कितनी रह जाएगी, 40। तो एक्सोथर्मिक के रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो लेस होती है, और रिएक्टेंट की एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है। समझ आ गई बात क्या नहीं? जी नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। For a given process, the heat change at constant pressure and at constant volume are related to each other. हाँ जी, ये तो मैंने बताया वहां पे, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप हीट देते हैं तो कौन सी ज्यादा होती है? कांस्टेंट, जल्दी जल्दी बता दें कोई। कांस्टेंट प्रेशर वाली ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें वो उसको वर्क भी करना पड़ता है, ठीक है। अ रिएक्शन गिव्स आउट हीट, दिस मीन्स हीट का निकलता है, रिएक्शन का क्या मतलब होता है? ओनली न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग मेड, ओनली एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, बॉन्ड बीइंग मेड आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड ब्रोकन, बॉन्ड बीइंग ब्रोकन आर स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड मेड। हाँ जी, ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं सी, कुछ। सी ऑप्शन है, वेरी गुड, सी बॉन्ड्स ऑप्शन ब्रेक होगी स्ट्रॉन्ग। कि जो बन रहे हैं जो है वो स्ट्रॉन्गर हैं, इसी वजह से रिएक्शन उसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा है, ठीक है। उसके लिए एनर्जी, बॉन्ड जब भी बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब बनने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी टर्म्स will always have a different sign? Enthalpy of atomization, enthalpy of combustion, enthalpy of neutralization, enthalpy of solution। हाँ जी, क्या समझते हैं, क्या ख्याल है? जिसकी वैल्यू डिफरेंट होती है हमेशा, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। या और बता देता हूँ सिंपल करके, तो वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एटमाइजेशन, सोल्यूशन। सोल्यूशन, गुड। सोल्यूशन बनाते हुए बाद दफा एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जो होती है वो पॉजिटिव में होती है, बाद दफा नेगेटिव में होती है। बाकी एटमाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि आपने बॉन्ड ब्रेक करने है, गैसियस में लेके जाना है। न्यूट्रलाइजेशन एक्सोथर्मिक होता है, कंबस्टन एक्सोथर्मिक होता है। तो ये जो है एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर
अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl जी, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। क्या ये ख्याल? डेल्टा वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl दोनों स्ट्रॉन्ग हैं जी, 28 डी। गुड, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली है आयोनाइज होते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम जो है वो रिएक्ट करेंगे। और वो इसकी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, 1 मोल ऑफ hydrogen ion from acid and 1 mole of hydroxide ion from base react together to form water। उस दौरान जो एंथैल्पी चेंज होती है। 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू कितने जाउल होते हैं 1 कैलोरी? 4.184 joule, C option. The heat of combustion as determined from bomb calorimeter gives the value of heat change at हाँ जी constant volume, constant pressure, at 25 degree centigrade, at 0 degree centigrade, at 100 degree centigrade, sorry। क्या होगा? Heat of combustion as determined from bomb calorimeter gives the value of heat change at हाँ जी